बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा में यानी एंटीडीसी डिपार्टमेंट वापडा में आपने तहरीर था यानी रिटन टेस्ट देना है एएसएससी का, एएलएम का, इलेक्ट्रीशियन का, एसएससी का, हेल्पर का, टेलीफोन ऑपरेटर का या फोर्कलिफ्टर का या ड्राइवर का, आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे पास पेपर रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहे हैं। जनरल नॉलेज के सारे वेरी इंपॉर्टेंट और पास पेपर टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं, तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चंस टू द डीड्स इन द ग्रेव्स, यानी उन फरिश्तों के नाम बताएं जो कब्रों में अमाल के सवाल करने के लिए मुकर्रर हैं। इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, मुनकर एंड नकीर। मुनकर एंड नकीर कब्रों में अमाल के सवाल करने के लिए मुकर्रर हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम था वही का, यानी अंबिया कराम पर, नबियों पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही मतलब लाते थे अल्लाह ताला की तरफ से। नेक्स्ट अगर बात करें, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम था कि काम है कि बारिश बरसाना और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए रिज़्क़ का मतलब है कि ज़िम्मेदारी है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, रिज़्क़ की और बारिश की। नेक्स्ट अगर बात करें, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है क़यामत के दिन सूर फेंकेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फेंकेंगे और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करें, आप लोग याद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एरिया ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी जो बरआज़म एशिया है, इस बरआज़म एशिया का कितना रकबा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। ये मतलब है कि बरआज़म एशिया का रकबा कितना है, 44.58 मिलियन किलोमीटर। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो एशिया है ये रकबे के हिसाब से और पॉपुलेशन यानी आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर सेकंड पे है अफ्रीका, नंबर थर्ड पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर फोर्थ पे है साउथ अमेरिका, नंबर फिफ्थ पे है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि अगर माइल्स में पूछी जाती है एशिया कॉन्टिनेंट की जो एरिया पूछा जाता है माइल्स में, तो आप लोगों ने याद रखना है 17, 226, 200, ये आपने याद रखना है। अगर ये मतलब एरिया किलोमीटर में पूछा जाता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि 44, 614, 000, ये आपने याद कर लेना है, 44614 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ज़मींदार न्यूज़पेपर वाज, यानी ज़मींदार अखबार का आगाज़ किसने किया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ज़मींदार अखबार का आगाज़ किया था। तो आप लोगों को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेकिन जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पैदा हुए थे 1873 में, 1800 बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है बता रहा हूँ कि 1873 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पैदा हुए थे और 1956 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने वफ़ात पाई। 1956 में वफ़ात पाई, 1873 में पैदा हुए। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पोइट थे, यानी शायर थे, राइटर भी थे, पोइट भी थे और इसके अलावा ट्रांसलेटर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिमांड ऑफ शिमला डिप्यूटेशन विच वाज एक्सेप्टेड इन द मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909 वाज अबाउट, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो शिमला डिप्यूटेशन का बुनियादी मुतालबा क्या था जो 1909 यानी 1909 की मिंटो मॉडल इस्लाहात में कबूल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी मतलब है कि जो शिमला डिप्यूटेशन का बुनियादी मुतलबा यही था कि अलहदा मतलब है कि इंतखाबात हों। मतलब है कि ज़ाहिर बात है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मतलब है कि मकसद ही यही था, दो मतलब है कि दो कौमी नज़रियों को ये फॉलो कर रही थी। इनका मकसद यही था कि मुसलमानों को अलहदा मतलब है कि इनका सारा सिस्टम किया जाए, इनको अलहदा मतलब है कि इख्तियार हासिल हो, हक़ हासिल हो अलहदा इंतखाबात का। तो यही मतलब है कि शिमला डिप्यूटेशन का बुनियादी मकसद था। तो जो शिमला डिप्यूटेशन है ये 1906 में हुई है, आपने याद रखना है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी 30 दिसंबर 1906 को बनी। आपने साथ डेट भी याद रखनी क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी 30 दिसंबर 1906 में, तो शिमला डिप्यूटेशन भी 1906 में ही हुई थी। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स यानी जो मिंटो मॉडल जो इस्लाहात हुई थी ये 1909 में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता चुका हूं कि इसमें मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग इंतखाबात का ही मतलब है कि इनका मेन मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि दुनिया का जो पहला तहरीरी आइन कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, मिसाक मदीना। मिसाक मदीना दुनिया का पहला तहरीरी आइन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजल हुई। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, 610 AD, यानी 610 ईस्वी में मतलब है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी। आपने याद रखना है। तो पहली वही के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ऑलमोस्ट तकरीबन
40 साल थी और पहली वही जो है गारे हिरा में नाज़िल हुई। उसकी 5 आयात थी सूरत अलग की। वही में कितनी आयात थी? 5 आयात थी सूरत अलग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोटर टर्न आउट वाज डैश परसेंट इन द 1993 जनरल इलेक्शन। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 1993 के आम इंतखाबात में हाजिरी कितनी रही, यानी मतलब कि टर्न आउट कितना रहा, कितने फीसद लोगों ने मतलब वोट डाले थे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 40%, यानी 40% मतलब है कि टर्न आउट था 1993 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था। ये आपने याद रखना 40%। तो देखिए अगर 1993 का मतलब जनरल इलेक्शन की टर्न आउट वोटर की पूछी गई है तो नेक्स्ट अगर बाकी भी जितने इंतखाबात पाकिस्तान में हों उनके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए साथ मैंने ये भी ऐड किया। तो आपने याद रखना है कि अगर सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि जो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात पहली दफ़ा हुए थे 1970 में, ये भी आपने याद रखना है। तो देखें जो सबसे पहले अगर आप बात करें 1973 के जो में मतलब कि टर्न आउट कितना था वोटर का, यानी कितने फीसद लोगों ने वोट डाले थे 1970 वाले इंतखाबात में 63%। ये आपने याद रखना। 1970 के इंतखाबात में 63% पाकिस्तानी अवाम ने वोट डाले थे। और ये भी आपने याद रखना है कि अभी तक 2024 तक जो सबसे ज़्यादा टर्न आउट था वो 1973 के मतलब इलेक्शन का ही था। ये आपने याद रखना है 63% और सबसे ज़्यादा भी यही है। नेक्स्ट अगर बात करें 1988 में इलेक्शन हो तो उसमें 43% यानी 43%, 1990 वाले इलेक्शन में 45%, 1993 वाले इलेक्शन में 40%, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट 1997 वाले इलेक्शन में 35%, यानी सबसे जो मतलब कम था वो था 35% जो कि 1997 वाले इलेक्शन में था। तो नेक्स्ट अगर बात करें 2002 वाले इलेक्शन में 41%, 2008 वाले इलेक्शन में 44 यानी 44%। नेक्स्ट अगर बात करें 2013 वाले इलेक्शन में 53% और 2018 वाले इलेक्शन में 51-52%, यानी 51 से ज़्यादा था, 52% ऑलमोस्ट कह लो 51-52। तो नेक्स्ट अगर बात करें 2024 वाले इलेक्शन में टर्न कितने फीसद लोगों ने वोट डाले पाकिस्तान में 2024 वाले, ये आपने याद रखना है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे तो मतलब है कि 47.6 बनता है, ऑलमोस्ट इसे 48% भी कहा जा सकता है। तो लेकिन आपने ये याद रखना है कि 48% ऑप्शन में होगा तो 48% को आप टिक करेंगे, नहीं तो 47.6% होगा। तो ये 2024 की क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, यानी जो लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वूल यानी ऊन को पूरी दुनिया में, उसका जो राइट आंसर क्या है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो अगर बात करें जो चाइना की बात करें तो चाइना भी काफ़ी ज़्यादा वूल मतलब है कि प्रोड्यूस करता है, मतलब है कि अगर ये कह लो कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना तकरीबन इक्वल, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑप्शन में चाइना नहीं है। अगर ऑप्शन में चाइना होगा तो आप चाइना पे ही टिक करेंगे, क्योंकि चाइना भी बहुत ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में बिगेस्ट एयरपोर्ट किस मुल्क में है? इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में किंग फाहिद उसका नाम एयरपोर्ट का, सऊदी अरेबिया में जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आफ्टर निशान हैदर, यानी निशान हैदर के बाद सेकंड मतलब एक जो मिलिट्री अवार्ड है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है हलाल जुरत। हलाल जुरत जो है निशान हैदर के बाद दूसरा मिलिट्री अवार्ड है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर। तो अगर ये पूछा जाए कि सिविल अवार्ड की बात करें तो सबसे बड़ा निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान सिविल अवार्ड में सबसे बड़ा है और सेकंड नंबर पर हिलाल पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 1942 हाउ कम टू सबकटेड विद सम प्रपोजल्स टू द सोल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, यानी मार्च 1942 में आईनी मिसाल के हल के लिए कुछ तजावीज़ के लिए बरसगीर में कौन आया था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है स्टीफर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, मतलब कि 1942 मार्च 1942 में। आपने मार्च 7 लाजमी याद रखना है क्योंकि यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, 7 तारीख भी पूछी जा सकती है। तो मार्च 1942 में मतलब कि आईनी मिसाल को हल करने के लिए कौन आया था बरसगीर में? ये आया था स्टीफर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ये आपने डेट भी याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डाइड डैश कोरोना, तो इसमें क्या आएगा? इसमें कौन सी प्रिपरेशन यूज़ होगी? फ्रॉम ऑफ टू या नन ऑफ दीज। तो देखें बीमारी की तरफ से अगर मतलब कि किसी भी की मौत होती है किसी भी बीमारी की तरफ की वजह से उसमें ज़्यादा ऑफ यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन राइट है ही डाइड ऑफ कोरोना, ऑफ टीबी, ऑफ मतलब मलेरिया या जो भी मतलब है कि बीमारी की वजह से मौत जिसकी भी होती है उसमें अक्सर, यानी सारा 100% नहीं कह रहा हूँ लेकिन अक्सर मोस्टली मतलब उसमें ऑफ ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, यानी जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस मुल्क से वाबस्ता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है यूक्रेन, यानी जो नेपच्यून यानी एक प्लानट का नाम है, एक सारे का नाम है, प्लानट का नाम नेपच्यून जो कि ठंडा तरीन सियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग टू विच कंट्री, यानी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है कि एंटोनियो गुटेरेस, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उसका तल्लक किस मुल्क के साथ है, किस कंट्री के साथ है। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है पुर्तगाल, उसका तल्लक है पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटेरेस का तल्लक किस मुल्क से है? पुर्तगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वार्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितनी जंगें हुई। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 3, यानी थ्री जंगें हुई। कौन कौन सी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पहली हुई थी 1947 में, ये आपने याद रखना है, और दूसरी हुई थी 1965 में, ये आपने याद रखना है, और इसमें जो तीसरी हुई थी 1999 में, ये आपने याद रखना है। पहली 1947 में, दूसरी 1965 में और तीसरी 1999 में। और जो 1971 की जंग थी ये कश्मीर के इशू पर नहीं थी, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु स्टे व्हेन दे फर्स्ट लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहली बार हिजरत के लिए मक्का से निकले तो कहाँ ठहरे थे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, जबल थार। जबल थार मतलब उस जगह का नाम है जहाँ पे ठहरे थे, और 3 दिन क्याम किया था, ये भी आपने याद रखना है। जबल थार, और 3 दिन वहाँ पे क्याम किया था, 3 दिन और 3 रातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ द स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला किस माह में सबसे कम होता है, जुलाई, मार्च, मई या जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, जनवरी। जनवरी में ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये आपने याद रखना है, जनवरी। तो इसके बारे में और भी चंद क्वेश्चन हैं जो कि आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि देखें जो 21 एंड 22 दिसंबर, ये मतलब है कि लॉन्गेस्ट, मतलब है कि 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ये आपने याद रखना है। 21 या 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, और 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और आपने ये भी याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब है कि जो दिन एंड रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 21 मार्च को भी दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और 23 मतलब है कि सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। ये आपने याद रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू में जो मुआहदा था वो कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, 1950, यानी 1950 में हुआ। लियाकत नेहरू पैक्ट जो हुआ था, मुआहदा साइन हुआ था 1950 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इस मुआहदे का नाम क्या है, लियाकत नेहरू मुआहदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख का बाप किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इसका राइट है, हेरोडाटस। हेरोडाटस को तारीख का बाप कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडाटस, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट मुस्लिम सी ऑफ एयरफोर्स, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मुस्लिम मतलब है कि मुसलमान जो कमांडर इन चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमांडर इन चीफ मतलब है कि मुसलमान कौन था पहला। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, एयर मार्शल जफ़र खान, ये आपने याद रखना है कि एयर मार्शल जफ़र खान, एयर मार्शल बी ऑप्शन राइट है, एयर मार्शल असगर खान, ये आपने याद रखना है। एयरफोर्स के जो पहले कमांडर इन चीफ थे मुसलमान, वो थे एयर मार्शल असगर खान। तो नेक्स्ट आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के टेस्ट में आ सकती हैं। जैसा कि अगर बात की जाए कि पाकिस्तान नेवी का मतलब है कि पहला कमांडर इन चीफ था मुसलमान, पाकिस्तान नेवी का जो पहला कमांडर इन चीफ था मुसलमान, उसका नाम था एडमिरल मोहम्मद सदीक। एडमिरल मोहम्मद सदीक पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ थे। अगर बात करें पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के, तो वो थे मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान आर्मी के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ एयरफोर्स, वो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान मुसलमान थे, एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ। तो अगर बात करें, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने के फौरी बाद पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कमांडर इन चीफ थे वो मतलब गैर मुस्लिम यानी अंग्रेज़ थे, तो वो भी आप लोग याद रखना है। तो पहले हम बात कर रहे थे मुसलमान मतलब कमांडर की जो पहले थे, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले मतलब है कि मुसलमान का क्वेश्चन में जिक्र ना हो, ये पूछा जाए कि सबसे पहले मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ का नाम क्या है, तो उसका नाम है फ्रैंक मैसरवी। जो फ्रैंक मैसरवी हैं ये पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे पेरी केन। जो पेरी केन है ये एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान नेवी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जेफर्ड जेम्स जो थे ये पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ थे। जो ऊपर बताया है वो मुसलमान पहले कमांडर इन चीफ थे, लेकिन जो सबसे पहले पूछा जाए तो आर्मी का है फ्रैंक मैसरवी, एयरफोर्स का
पेरिकेन और पाकिस्तान नेवी का जेफर्ड जेम्स, जो आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस का तल्लुक किस मुल्क से था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, इटली से। जो क्रिस्टोफर कोलंबस का तल्लुक किस मुल्क से था, इटली से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाकिस्तान सेंटर्स आर इलेक्टेड थ्रू, यानी जो पाकिस्तान में जो सेंटर्स का इंतखाब डैश के ज़रिए किया जाता है, यानी जो पाकिस्तान में जो सेंटर्स का इंतखाब है जो सेनेट में मतलब है कि किया जाता है, सेंटर्स का मतलब है कि सेनेट में जो होते हैं सेनेटर्स, उनका इंतखाब किसके ज़रिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए पाकिस्तान में सेंटर्स का इंतखाब किया जाता है। ये आपने याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोक्ड फॉर लिबरेशन बाय द, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो अंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 का पाकिस्तान और भारत का माहिदा था, ये किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान एंड भारत का जो वर्ल्ड ट्रीटी का मतलब इशू था, मसला था, वो हल करवाया था 1960 में, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज सी पैक एग्रीमेंट साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक का माहिदा कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 20 अप्रैल 2015, यानी 20 अप्रैल 2015 को, 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सी पैक का एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो सी पैक की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर मेन, यानी पाकिस्तान ये मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, यानी वर्ल्ड कप मतलब हॉकी का जो वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में मतलब है कि जो वर्ल्ड कप होता है वो कितनी बार जीता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 4 टाइम्स जीता, यानी 4 दफ़ा जीता है। और कब कब जीता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो जीता है 1971 में, पहला 1971 में, दूसरा जीता है 1982 में, पहला 1971 में सॉरी दूसरा तीसरा 1982 में, तीसरा 1982 में, दूसरा 1978 में और चौथा 1994 में। आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, पहला जीता था 1971 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में और चौथा 1994 में। तो ये 4 दफ़ा पाकिस्तान ने जो हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप एक दफ़ा जीता है 1992 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर हैंडमेड आर्टिकल्स, यानी हैंडीक्राफ्ट, यानी जो हाथों से बनाने वाली चीज़ मतलब के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है मुल्तान। मुल्तान मतलब है कि हाथों से बनाने वाली चीज़ों से काफ़ी मशहूर है के लिए। तो मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहा जाता है और मज़ारों का शहर भी मुल्तान को कहा जाता है। तो कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और पाकिस्तान का गेटवे सिटी भी कराची को कहा जाता है। तो लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है, तो पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ओनली 5 स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी, यानी पाक फौज के वाहद 5 स्टार जनरल कौन थे। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो 1947 से लाकर अभी 2024 तक पाकिस्तान के वाहद मतलब कि एक ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ यानी पाकिस्तान के आर्मी के जो हेड हैं वो 5 स्टार मतलब बने थे। तो उनका नाम है, सी ऑप्शन राइट है, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान से पहले या जनरल अयूब खान के बाद कोई भी जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो मतलब 5 स्टार नहीं बना, 4 स्टार ही मतलब होकर रिटायर हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि 1947 से लगकर 1972 तक जो पाकिस्तान आर्मी का जो हेड था, जो पाकिस्तान आर्मी का मतलब एक सबसे मतलब बड़ा मतलब कि जो जनरल था उसको कहा जाता था कमांडर इन चीफ। लेकिन 1972 के बाद ये अहदे का नाम चेंज करके रख दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी जो पाकिस्तान आर्मी का हेड होता है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। तो 1972 के बाद ये 1972 में ये चेंज किया जाता है। 1972 के बाद जो पहला पाकिस्तान का आर्मी मतलब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो जनरल टिका खान था। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टार्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बैंकों को कौमियाने का आगाज़ किसने किया। यानी ये इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि बेसिक यही कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पाकिस्तान में बैंकों को मतलब कि सरकार यानी गवर्नमेंट के अंडर कब किया गया। तो इसका जो राइट मतलब कि किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में बैंकों को मतलब कौमियाने में मतलब अपने मतलब गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था।
यानी नेशनलाइजेशन में मतलब एक कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डाइड नेचुरल डेथ, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मंदरेजा में से किसकी मौत कुदरती मौत हुई, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, नेहरू। यानी ये सारे ही इंडिया के मतलब एक ये कह लो कि काफ़ी बड़े सियासतदान और इसमें ज़्यादा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो इनमें से अगर बात करें जो नेहरू थे उनकी नेचुरल डेथ हुई, मतलब है कि बाकी अगर तीनों की बात करें तो नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह मतलब है कि इनकी वफात हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लेट द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी इनटू इंडिया, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हिंदुस्तान में सैयद ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी। तो सैयद ख़ानदान ने काफ़ी अरसा हुकूमत की है बड़े सगीर पर, सब कॉन्टिनेंट पर, यानी जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का ये सारा इकट्ठा एरिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, खिज़र खान। खिज़र खान ने सैयद मतलब है कि ख़ानदान की बुनियाद रखी थी। तो मुगलिया की अगर बात करें, मुगलिया सल्तनत की, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने मतलब कि मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद रखी थी, मुगलिया मतलब हुक्मरानी की बुनियाद रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी रज़िया सुल्ताना द रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मंदरजा झैल में से ख़ानदान में से कौन सी रज़िया सुल्ताना बरसगीर के पाक हिंद के हुक्मरान थे। तो जो रज़िया सुल्ताना है ये एक औरत थी जिन्होंने बरसगीर पर तकरीबन 4 साल हुकूमत की थी, पूरे बरसगीर पर। तो ये मतलब इस क्वेश्चन में ये बताना इसका किस खानदान से तल्लक था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम खानदान ने भी तकरीबन काफ़ी अर्सा हुकूमत की है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितने साल, लेकिन काफ़ी अर्सा हुकूमत की है स्लेव डायनेस्टी ने। तो स्लेव डायनेस्टी में ही रज़िया सुल्ताना ने तकरीबन 4 साल हुकूमत की है बरसगीर पर। तो जो रज़िया सुल्ताना का तल्लक किसके साथ किस ख़ानदान से था, द स्लेव डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, हाबील, काबील और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट राइटर ऑफ वही वाज, यानी वही का पहला मुसन्नफ़ कौन था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, हज़रत खालिद बिन सईद। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही के पहले मुसन्नफ़ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरब एंड इशा बात प्रेयर्स और ऑफर्ड टुगेदर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मगरब और इशा दोनों नमाजें एक साथ अदा की जाती हैं, कब की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन है, मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा के मकाम जब हम हज के लिए मतलब जाते हैं तो मुज़दलिफ़ा के मकाम पर मगरब और इशा दोनों मतलब एक नमाज़ इकट्ठी एक साथ पढ़ी जाती हैं, यानी मगरब की और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी। वैसे इसके अलावा अगर बात करें तो ये इस तरह पढ़ना जायज़ नहीं होता, लेकिन मतलब है कि जब हज के लिए जाए तो मुज़दलिफ़ा पर मतलब है कि मगरब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ